हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों क्योंकि क्लास 11th में अगर इसका बेसिक्स फंडामेंटल हमने सीख लिया तो क्लास 12th के अंदर हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट, ठीक है, और उसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन डेप्थ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में है रिलेशन होता क्या है, बना कैसे, रिलेशन से फंक्शन कैसे बने, ठीक है, वो सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अगर सही मायने में अगर चैप्टर को देखना चाहें तो चैप्टर बनता कैसे है, ठीक है। अगर चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करेक्शन होगा, इसकी तरफ हम लोग आते हैं। तो एक स्लाइड ओपन करता हूं। असल में बच्चों सेट्स पढ़ा जाता है। सबसे पहले सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होते हैं, ठीक है, कैसे सेट्स को लिखा जाता है। जैसे ही सेट समझ में आता है, सेट से हम लोग पहुंचना चाहते हैं किसकी तरफ, रिलेशन की तरफ, और बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कहानी को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। सेट के अंदर एडिशन भी पॉसिबल था। सेट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, एडिशन पढ़ लिया था, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी वेल डिफाइंड, ठीक है। तो एडिशन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो सब्ट्रैक्शन मैंने पढ़ा था बच्चों, घटाना पढ़ लिया, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ ली सेट के अंदर। तो सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन की, और उस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को ही अगर मैं डिटेल करूं तो उसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होगा किसके अंदर, सेट्स के अंदर। सेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको नाम क्या दे दिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया। और इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा फिल्टर्ड कर दिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहानी समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको अगर फिल्टर कर दिया जाए तो हम पहुंचेंगे इसकी तरफ, रिलेशन की तरफ, और रिलेशन को थोड़ा सा और फिल्टर कर दिया जाए। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि भाई किस किस को रखना है, किस किस को नहीं रखना है, तो वो बन जाएंगे मेरे फंक्शंस। तो कहानी बड़ी सिंपल है। अब यहां पर है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको मैं नाम दूंगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ये है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या बीमारी है, ठीक है, समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अभी ऑर्डर्ड पेयर, भाई ऑर्डर्ड पेयर है तो भाई किस चीज के, तो कहीं ना कहीं दो सेट्स होंगे, ठीक है, उनका ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम एनी सेट ए टू बी, क्लियर, ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। तो कहानी को बड़े अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले सेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, या फिर बात करूं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स में अपने नंबर्स भी आ जाएंगे, फंक्शंस भी आ जाएंगे, एनीथिंग आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, नेम्स भी आ जाएंगे। एक तरीके से सेट्स पढ़ लिया, कलेक्शन कर लिया डेटा का वेल डिफाइंड तरीके से, ठीक है। दो फॉर्मेट होते थे, एक रोस्टर फॉर्मेट होता था और एक सेट बिल्डर, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं सेट डेफिनेशन फॉर्म, ठीक है। दो तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन करते थे। उसी हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन को पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, और उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को और डिफाइन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे। सपोज दैट मेरे पास एक सेट दे दिया ए whose एलिमेंट्स आर 1,2, क्लियर, और दूसरा सेट मेरे पास है बी जिसके एलिमेंट्स दे दिए आपके सामने 3,4, क्लियर। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। भाई मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो दो सेट्स को अब जोड़ना घटाना, डी मॉर्गन लॉ हो गया, यूनियन लॉ हो गया, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था। अब मैं पढ़ने वाला हूं इस जगह ए क्रॉस बी, समझना इस चीज को। इस ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी को असल में अगर समझना चाहें तो ऐसा नहीं होता कि इसमें एलिमेंट 1 का एलिमेंट 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसमें होता क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ ए क्रॉस बी में ऑब्जर्व करना, पहली बात तो एक सेट बनेगा वापस से, क्योंकि ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी एक सेट है, सेट है तो किसके अंदर लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पर शुरुआत में ए आ रहा है, बाद में बी आ रहा है, तो पहले एलिमेंट ए के लिए जाएंगे, तो वही 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। 1 का 3 से पेयर बनेगा तो 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, क्लियर। फिर बना दिया जाएगा 1 का किससे, 4 से, तो ये मेरा क्या हो गया, 1,4 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैंने बात करी भाई 2 के साथ भी कहानी होनी चाहिए, तो 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया किसके साथ, 3 के साथ, 2,3 हो गया। और 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 के साथ, तो ये हो गया मेरा 2,4 हो गया, क्लियर। इस चीज को समझना,
इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा फंक्शन वाले पॉइंट को। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये सेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल है बच्चों। हम करते क्या है, अगर मुझे ए सेट का बी सेट से क्या करना है, एक मल्टीप्लिकेशन, इसको नाम दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जितने भी आप टर्म्स देख पा रहे हैं, ये सभी टर्म्स क्या है मेरे, इनको ऑब्जर्व करें। ये जो सभी टर्म्स हैं, ठीक है, ये सभी टर्म्स मेरे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अब व्हाई दैट आर कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं भाई इनको, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर का बहुत रोल है। क्यों, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी है तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले होंगे और बी के एलिमेंट्स बाद में होंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। क्लियर है भाई, बिना ऑर्डर के नहीं हो सकते। मैं 3 क्रॉस 1 कर दूंगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर मैंने कह दिया इनको। चलिए आपने काउंट करिए हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर आर देयर। तो आपने देखा 1 2 3 4, कितने ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास, 4 ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर, नेक्स्ट फिर मैंने आगे और इसको एलिब्रेट किया, तो आगे अगर इसको समझाना चाहूं तो इसमें ना एक और खास बात होती है, जो पहले लिखे गए हैं, जो पहले लिखे गए हैं इनको आगे चल के अगर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैं रिलेशन को अभी आगे बताऊंगा रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन को आगे हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो वहां पर इसको पर्टिकुलरली मैं बात बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टर्म्स हैं, ये 1 हो गया या फिर ये वाला 1 या ये 2, ठीक है, ये जो टर्म्स है इनको मैं नाम दे दूंगा डोमेन। ये क्या है मेरा, डोमेन। क्लियर है। अच्छा, डोमेन को थोड़ा इजी वर्ड्स में बात करें तो जो पहले लिखा जाएगा, जो इनपुट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर। अच्छा, अब जो बाद में आया है उसको क्या बोला जाएगा। अभी तो मैं इस टाइम पे उसको रेंज बोलूंगा तो भी चल जाएगा, कोडोमेन बोलूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आगे चल के रेंज और कोडोमेन भी थोड़े से क्या होते हैं, अपने आप में डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का किसी ना किसी का सबसेट होता है। आगे बताऊंगा तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा, क्यों होता है उस कहानी को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे 3 और जो 4 हैं ये मेरे क्या कहलाएंगे, मेरे कोडोमेन या रेंज कह सकता हूं। तो अभी मैं इसको नाम दे रहा हूं बच्चों, रेंज बोलूंगा तो भी चल जाएगा। क्लियर। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए आउटपुट, इसको मैं क्या कह सकता हूं, आउटपुट भी कह सकता हूं। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से ए क्रॉस बी के बारे में समझ में आया। तो ए क्रॉस बी असल में है क्या बच्चों, ए क्रॉस बी नाम दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हो गए, कहां से कहां, ए सेट से बी सेट के, उनका एक कलेक्शन है, उसको अपन क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी, एंड दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मेरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से अब है ना रिलेशन की तरफ कैसे जाते हैं। तो रिलेशन असल में अगर मैं समझाना चाहूं यहीं से, अगर जाना चाहें तो सबसेट ऑफ, अब ये सबसेट होगा, ठीक है, समझना ध्यान से। इसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। कहां से कहां, फ्रॉम सेट ए टू बी। क्लियर। अब इसके जितने सबसेट बनेंगे, सेट पढ़ के आ चुके हैं, सबसेट लिखना आता है सबको, ठीक है। तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, मेरे रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर। अच्छा, रिलेशन को और फिल्टर कर दें, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रिलेशन को थोड़ा सा और फिल्टर कर देंगे तो आप देखेंगे कि भाई सबका सबसे रिलेशन होना चाहिए, सेट ए में, डोमेन में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बनेगा, एंड देन यू विल गेट द फंक्शंस आल्सो। क्लियर। तो यहां से कहानी चलती है, सेट, सेट से हम लोग है ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी, एंड देन इसके सबसेट्स कर देंगे। इसका अगर सबसेट बना दिया जाए तो जो बनता है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएंगे। रिलेशन को थोड़ा सा और फिल्टर कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो कहानी बड़ी सिंपल है बच्चों। और है ना फॉर जेई, फॉर अगर हम लोग जाएं आगे चल के एनडीए, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको है ना सीरियसली डेप्थ की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बढ़ता हूं आगे, ठीक है। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। क्या कहानी है, अभी मैं इस जगह और इसको डेप्थ में इसलिए जा सकता हूं कि यहां से कितने एलिमेंट्स आए इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो मैं ये भी काउंट कर सकता हूं इस जगह से। कैसे, देखिए यहां पर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी समझते हो, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर ऑल्सो find by using the cardinality of set A
एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी वाई, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे। देखो ए के कार्डिनलिटी क्या है, एन ए, ठीक है, समझ पा रहे हैं कितने एलिमेंट्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ बी, और इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आपने देखा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2। नाउ यू विल गेट द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी एंड दैट इज 4। क्लियर। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज 4। आपको पता चल गया ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और डेप्थ की तरफ जाना चाहें तो क्या जा सकते हैं, ए क्रॉस बी का अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो क्या होता, ठीक है, कितना चेंज आ जाता। चलिए समझते हैं इसको। अगर मैंने क्या कर दिया इस जगह से बी क्रॉस ए अगर निकालना चाहा, ठीक है, तो बी क्रॉस ए अगर मैंने निकालना चाहा अभी, ठीक है, तो इसको भी मैं बोलूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए। क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। क्लियर। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, बी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, ए के एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे। तो भाई सेट बी था क्या आपका, दैट इज 3,4। क्लियर। सेट ए क्या था आपका 1,2। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो पहले 3 लिखा जाएगा एंड देन इसके आगे 1 लिख दिया। क्लियर। फिर 3 लिखा जाएगा, देन इसके आगे 2 लिख दिया जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब बिना ऑर्डर के तो ये कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आगे 4,1 लिख दिया, नेक्स्ट वन इज 4,2 लिख दिया। तो अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टिल ऑर्डर्ड पेयर आर 4 ऑर्डर्ड पेयर, केवल 4 ही ऑर्डर पेयर है। लेकिन आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के आ रहे थे और जो ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए के आ रहे हैं वो दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। क्योंकि ये 3,1 है, वो क्या है 1,3 है, ठीक है। यहां पर डोमेन कौन है, बी आपका डोमेन है, तो ए कौन है आपका, को डोमेन कह सकता हूं या रेंज कह सकता हूं। क्लियर है। तो पर्टिकुलर टर्म में रेंज बोलूंगा अभी फिलहाल ज्यादा बेटर रहेगा, पर्टिकुलर जो आउटपुट है। क्लियर। तो ये आपको कहानी समझ में आई होगी। अब जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे उस बुकलेट को तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। तो ये कहानी सेम है। अगर आप P क्रॉस Q को समझना चाहो, इफ P एंड Q आर बोथ आर सेट्स, देन ये P क्रॉस Q जो आएगा वो आएगा एक सेट, और किस चीज का, सभी ऑर्डर्ड पेयर का। कहां से कहां, फ्रॉम सेट ए टू सेट, अगर पर्टिकुलर नेम दे P एंड Q तो फ्रॉम सेट P टू सेट Q। क्लियर है। और वो भी किसका, एलिमेंट्स का आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा कुछ फैक्ट्स और है, फैक्ट्स की तरफ जाएं तो फैक्ट्स क्या आता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं ऐसे समझ सकता हूं, देखो यहां पे मैंने ना B क्रॉस A निकाल लिया, क्लियर, और यहां पर मैं A क्रॉस B ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो A क्रॉस B मेरे पास क्या था भाई, A क्रॉस B मेरे पास आ रहा था बच्चों 1,3, 2,3, 1,4 एंड 2,4। अगर कॉन्सेप्चुअली कोई मेरे से बोले कि बताओ B क्रॉस A और A क्रॉस B सेम होगा क्या, तो B क्रॉस A और A क्रॉस B सेम होगा, ये तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक मुझे इनके एलिमेंट्स ना पता हो। क्लियर। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किस किस के अंदर, सेट A और सेट B के अंदर, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी इक्वल नहीं होता। क्लियर है। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दे भाई, मैं दोनों को सेम सेम कर दूं, ठीक है, ये 1,2 है, ये भी 1,2 हो जाएगा, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल केस हो गया। क्लियर है। तो अगर मैं आपके सामने अगर रैंडम केस पे बात करूं, इफ A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेट्स आर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नेवर इक्वल, ठीक है, तब कभी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर एलिमेंट सेम कर दूं, तो अभी अगर करंट कंडीशन को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ये B क्रॉस A और A क्रॉस B इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक काम कर दिया, क्या काम कर दिया, A और B के एलिमेंट सेम कर दिए, A में कौन से एलिमेंट्स डाल दिए बताओ 1,2, और B के अंदर भी एलिमेंट्स क्या डाल दिए 1,2। क्लियर है। तो आप क्या बोलेंगे बताओ, A क्रॉस B करके देखो क्या आएगा, A क्रॉस B क्या आया 1,1, 1,2, नेक्स्ट वन इज 2,1, दैट इज 2,2। क्लियर। लेकिन अगर मैंने B क्रॉस A निकाला तो B क्रॉस A इज ऑल्सो सेम। नाउ चेक इट, 1,1, 1,2, 2,1 and 2,2। Clear? Now you can say that the Cartesian product A cross B and B cross A are also equal. Number of elements are always equal, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो B क्रॉस A और A क्रॉस B इक्वल नहीं है, लेकिन कार्डिनलिटी अगर चेक कर लेता B क्रॉस A की ऊपर और कार्डिनलिटी चेक कर लेता A क्रॉस B की, कार्डिनलिटी समझते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल हैं।
वो दोनों इक्वल है, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल। बट क्या ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे? इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए, दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल सेट्स होने चाहिए। कैसे सेट्स होने चाहिए? इक्वल सेट। अब बताओ इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट मीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर आल्सो इक्वल। क्लियर? नाउ if we say that equivalent set it mean cardinality is same, equal set it mean cardinality is same and also the corresponding elements is also same। क्लियर है? तो ये बात कहीं ना कहीं इक्वल सेट के अंदर है, तो इक्वल सेट होंगे तो कहानी हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ था भाई, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, वी कैन से दैट बोथ सेट्स आर इक्वल। क्लियर? अगर मैं बोलूं भाई बोथ सेट आर इक्वल, ठीक है, तो ये सेट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल सेट हैं। अगर इक्वल सेट हैं तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? चलो अब आगे बोला इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देयर विल बी अ pq एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। नाउ वी कैन से दैट, हमने अभी डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। कैसे? ये एग्जांपल देखिए आप, ये आपके सामने डिस्कस किया था। देखो मैंने बोला a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जब आपने काउंट किया तो 1 2 3 4, बिकॉज ऑफ दैट इज ओनली एलिमेंट्स, ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स है। समझ पा रहे हो इसको? ये अकेला, इसका मतलब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। कैसे आया था? a की कार्डिनलिटी इंटू b का कार्डिनलिटी। a का कार्डिनलिटी कितना है? 2, b का कार्डिनलिटी कितना है? 2, 2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? तो इसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया था। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट इज आल्सो इक्वल, ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर मेरे पास Na और Nb, समझते हो, कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी B इज आल्सो इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B, और वो डिपेंड करेगा इसके एलिमेंट्स के ऊपर। क्लियर? फिर बोला है इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ईदर A और B आर इनफाइनाइट सेट, देन सो इज A क्रॉस B इज इनफाइनाइट सेट। तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट समझ गए ना? इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया कि भाई अगर मैंने बात करी इस जगह, एक सेट के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो भाई अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल। क्लियर? तो ये इस बात को आपके सामने कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए क्रॉस ए, अब इसको अपन ने लिख लिया है बच्चों कैसे, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। पहली बात उसको लिखा किस पे फॉर्मेट में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा गया है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो भाई डेफिनेशन फॉर्म होगी कहीं ना कहीं। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन ऐसे लिखोगे ना, एवरी पर्सन उसमें डेटा पुट करे और अपना वो रोस्टर फॉर्म के अंदर, टेबल फॉर्म के अंदर डेटा उसको मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई काम करो, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 टर्म्स का, जिसको अपन ट्रिपलेट भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 टर्म्स को लिखा जा रहा है। ठीक है, अब वो तीनों टर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें तो वो तीनों टर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, तीनों टर्म्स के एलिमेंट्स हैं a, b, c, वो डिपेंड करेंगे, वो किस पे बिलोंग करेंगे, a, b, c, ये अपने सेट पे डिपेंड करेंगे। अब सेट कौन कौन से? अगर तीनों के अलग अलग है तो अलग अलग आएगा, तीनों के सेम है तो भाई बिलोंग्स टू सेट ए डायरेक्टली। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? तो इस ट्रिपलेट केस को उसने कहा है। क्लियर? अच्छा, मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, समझना इस चीज को। जनरली बच्चों a क्रॉस b जो सेट बनता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, समझ रहा, सेट डेफिनेशन फॉर्म क्या होता है? सेट डेफिनेशन फॉर्म बड़ा सिंपल है। सेट डेफिनेशन फॉर्म बड़ा सिंपल है। पहली बात तो आप क्या लिखने वाले हैं इस जगह, कौन कौन से टर्म्स लिखे जाएंगे? तो भाई इसमें आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो मैंने लिखा भैया x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। क्लियर है? सच दैट इस तरीके से आपने देखा भैया x, y के ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब ये फॉर्मेट मैंने लिख दिया। क्लियर? तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट हो गया? सेट डेफिनेशन फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब रोस्टर फॉर्म आप सब लोग लिखना जानते ही हैं भाई। रोस्टर फॉर्म के अंदर तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा भाई। इसमें डेटा पुट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म आप इजीली लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी डेफिनेशन को क्या करेंगे? क्रैक कर लेंगे तो रोस्टर फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। डेफिनेशन को क्रैक करने का मतलब एलिमेंट्स लिखते जाइए, फर्स्ट सेकंड, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा आपको।
तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये डेफिनेशन फॉर्म हो गया, मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट फिल्टर फॉर्म में हम लोग है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं, ये फॉर्मेट ज्यादा लिखते हैं और इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। और साथ के साथ कॉन्सेप्ट को मैंने सीख लिया। अब करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल्स एंड देन द एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आज इतना ही करेंगे, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।